म्यूजिक के साथ स्वागत है। आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो सुनने में तो काफी आसान लगता है, पर आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सवाल यह है, एक मशीन के लिए राजा और रानी शब्द में क्या रिश्ता है? या फिर ये सोचिए कि एक सोशल नेटवर्क पर मशीन ये कैसे तय करती है कि दो लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं या असल में एक ही ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाले सवालों का जवाब एक ही बड़े मजेदार आइडिया में छिपा है। बिल्कुल, और उस आइडिया का नाम है एम्बेडिंग। इसे आप एक तरह का अनुवाद समझ सकती हैं। अनुवाद? हाँ, शब्दों को, लोगों को या किसी भी चीज को नंबरों की एक खास दुनिया में ले जाना जहां उनके आपसी रिश्ते गणित की तरह साफ साफ दिखने लगते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी सफर पर चलने वाले हैं। हाँ, हम भाषा की बारीकियों से शुरू करेंगे और फिर सोशल नेटवर्क्स की जटिल दुनिया तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शब्दों की ही बात करते हैं। कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 समझता है ना? तो वो राजा जैसे शब्द को कैसे प्रोसेस करेगा? देखिए, एक बहुत पुराना तरीका था जिसे वन हॉट एन्कोडिंग कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। अगर मान लें हमारी डिक्शनरी में 1,00,000 शब्द हैं, तो हर शब्द के लिए 1,00,000 नंबरों की एक लिस्ट बना दी जाती थी। और राजा के लिए उस लिस्ट में राजा वाली जगह पर 1 होगा और बाकी 99,999 जगह पर 0। बिल्कुल। बहुत सीधा साधा तरीका था, पर इसमें एक बहुत बड़ी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। क्या? इस सिस्टम में राजा और रानी के बीच उतनी ही दूरी थी जितनी राजा और सेब के बीच। मतलब कोई रिश्ता ही नहीं? कोई रिश्ता नहीं। गणित के हिसाब से उनके वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर थे, पूरी तरह से अलग। ये तो भाषा की आत्मा को ही खत्म कर देता था। सही बात है, भाषा का मतलब ही रिश्तों से है। और यहीं पर मेरा ख्याल है वर्ड टू वेक नाम की तकनीक ने आकर सब कुछ बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। और उसका जो मूल सिद्धांत है वो इतना आसान और इतना शक्तिशाली है कि कमाल है। सिद्धांत यह है कि आप किसी शब्द को उसके आसपास आने वाले शब्दों से पहचान सकते हैं। सही कहा, किसी शब्द का मतलब उसके पड़ोस से तय होता है। और इसी को लागू करने के लिए 2 मुख्य मॉडल बनाए गए, है ना? सीबो और स्किपग्राम। हाँ, पहला है सीबो यानी कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। इसे आप एक तरह का खाली जगह भरो वाला खेल समझ सकते हैं। अच्छा। आपको एक वाक्य दिया गया, जैसे भारत अगला विश्व जीतेगा। सीबो आसपास के शब्दों भारत, अगला, विश्व, इनके वेक्टर्स को देखकर अंदाजा लगाता है कि उस खाली जगह में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा फिट बैठेगा। जैसे कि कप। हाँ, जैसे कप। और ये बहुत तेजी से काम करता है। तो सीबो कॉन्टेक्स्ट से शब्द का अंदाजा लगाता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? बिल्कुल, और यही आइडिया, मतलब एक शब्द से उसके पूरे संदर्भ को बनाने की कोशिश, शायद उससे हमें उस शब्द का मतलब और गहराई से पता चले। हाँ बिल्कुल, वही स्किपग्राम मॉडल की बुनियाद है। वो सीबीओ का ठीक उल्टा करता है। कैसे? वो एक शब्द लेता है, जैसे भारत, और फिर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि इसके आसपास कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे अगला, विश्व, कप, सरकार। अच्छा, तो इसे एक शब्द से कई भविष्यवाणियां करनी पड़ती हैं। हाँ, इसीलिए ये सीबीओ से थोड़ा धीमा होता है, लेकिन यही इसकी असली ताकत भी है। ये दुर्लभ शब्दों के अर्थ को पकड़ने में कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसका सबसे चौंकाने वाला नतीजा तो ये था कि आप इन वेक्टर से गणित जैसे रिश्ते भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो कमाल ही था। जैसे राजा के वेक्टर में से पुरुष का वेक्टर घटाकर महिला का वेक्टर जोड़ दें, तो जो नया वेक्टर बनता है वो रानी के वेक्टर के बहुत बहुत करीब होता है। बिल्कुल, ये तो भाषा को जैसे अलजेब्रा में बदल देना हुआ। ये हुआ कैसे? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मॉडल ने सिर्फ शब्दों को रटा नहीं, बल्कि उनके बीच के संबंधों को उस वेक्टर स्पेस में ज्यामितीय दूरी और दिशा के रूप में सीख लिया। जो रिश्ता पुरुष से महिला का है, वही रिश्ता राजा से रानी का है। ये सब उन नंबरों में कैद हो गया। कमाल है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। जब आपकी डिक्शनरी में 10 लाख शब्द हों, तो हर एक शब्द के लिए 10 लाख संभावनाओं को कैलकुलेट करना, हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाएगा। स्किपग्राम हो या सीबीओ, दोनों के आखिर में एक सॉफ्ट मैक्स लेयर होती है जिसे पूरी डिक्शनरी पर कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसे O ऑफ V कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, जहां V डिक्शनरी का साइज है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो इस रुकावट को दूर कैसे किया गया? इसके लिए एक और बहुत ही शानदार आइडिया आया, हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स। हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप डिक्शनरी के सारे 10 लाख शब्दों को एक सीधी लाइन में देखने के बजाय एक बहुत बड़े पेड़, एक बाइनरी ट्री
कि पत्तों की तरह सजा देते हैं। अच्छा, जमीन आसमान का फर्क आ गया। O ऑफ V से घटकर ये O ऑफ log V हो गया। यानी जहां पहले 10 लाख कैलकुलेशन करने पड़ते थे, वहीं अब शायद सिर्फ 20 करने पड़ते हैं। हाँ, लगभग उतने ही। और इस पेड़ को बनाने का तरीका भी बहुत स्मार्ट था। हफमैन कोडिंग का इस्तेमाल किया गया। हफमैन कोडिंग, वो क्या है? देखिए, भाषाओं में जिप्स लॉ नाम का एक नियम काम करता है। मतलब कुछ शब्द जैसे द, इज, अ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ज्यादातर शब्द बहुत कम। सही। तो हफमैन कोडिंग क्या करती है कि इन आम शब्दों को पेड़ में छोटे और आसान रास्ते देती है, और जो दुर्लभ शब्द है उन्हें लंबे रास्ते। इससे औसत कैलकुलेशन टाइम और भी कम हो जाता है। वैसे क्या इस स्पीड वाली समस्या का कोई और भी समाधान था, या हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स ही अकेला तरीका था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक और मशहूर विकल्प भी है जिसे नेगेटिव सैम्पलिंग कहते हैं। नेगेटिव सैम्पलिंग? उसका आइडिया और भी सरल है। वो मॉडल को एक सही उदाहरण देता है, जैसे भारत और विश्व, और साथ में कुछ जानबूझकर चुने गए गलत उदाहरण भी देता है, जैसे भारत और केला। अच्छा, और मॉडल को सिर्फ इन दोनों के बीच फर्क करना सिखाता है। उसे पूरी डिक्शनरी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। समझ गया। तो दोनों का मकसद एक ही था, इस पूरी प्रक्रिया को इतना तेज बनाना कि इसे अरबों शब्दों वाले डेटा सेट पर चलाया जा सके। बिल्कुल। ये कमाल है कि कैसे एक बाइनरी ट्री और कुछ आसान ट्रिक्स ने इतनी बड़ी समस्या को सुलझा दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ये जो कॉन्टेक्स्ट या आसपास के नोड्स वाला आइडिया है, क्या ये सिर्फ भाषा तक ही सीमित है? मतलब क्या हम इसी सोच को किसी सोशल नेटवर्क पर भी लागू कर सकते हैं, जहां हर इंसान एक शब्द हो और उसके दोस्त उसका संदर्भ? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सवाल रिसर्चर्स के मन में भी आया, और यहीं से डीप वॉक का जन्म हुआ। डीप वॉक? हाँ, उन्होंने कहा क्यों ना हम एक सोशल नेटवर्क पर रैंडम वॉक करें। रैंडम वॉक? हाँ, यानी किसी एक व्यक्ति एक नोड से शुरू करें, फिर रैंडम तरीके से उसके किसी एक दोस्त के पास जाएं, फिर उस दोस्त के किसी दोस्त के पास, और इसी तरह चलते रहें। एक मिनट, रैंडम वॉक, ये तो थोड़ा अंधाधुन नहीं लगता? मतलब बस यूं ही कहीं भी घूमते रहना? हाँ, लगता तो है। क्या इस तरह हम नेटवर्क की जरूरी जानकारी खो नहीं सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि ये वॉक हमेशा सबसे पॉपुलर लोगों के आसपास ही घूमता रहे और छोटे ग्रुप्स को नजरअंदाज कर दे? आपका शक जायज है, और ये डीप वॉक की एक सीमा भी है। लेकिन ये तरीका उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम करता है। वो क्यों? इसकी वजह ये है कि ज्यादातर असली दुनिया के नेटवर्क्स भी एक तरह का पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ नोड्स या हब्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और ज्यादातर के कम कनेक्शन होते हैं। बिल्कुल, ये काफी हद तक भाषा के जिप्स लॉ जैसा ही है। तो इन रैंडम वॉक्स से नोड्स की जो सीरीज बनती हैं, जैसे पर्सन ए, पर्सन सी, पर्सन एफ, हाँ, उन सीरीज को ये एक वाक्य की तरह देखता है। अरे, और हर नोड को एक शब्द की तरह। बिल्कुल। फिर इन नोड वाक्यों को सीधे स्किप ग्राम मॉडल में डाल दिया जाता है, और वो हर व्यक्ति के लिए एक वेक्टर बना देता है। ठीक है, तो रैंडम वॉक काम करता है, पर यह अभी भी थोड़ा बुनियादी सा लगता है। क्या हम इस वॉक को और स्मार्ट नहीं बना सकते? मेरा मतलब है, घूमने का तरीका इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि हम नेटवर्क में ढूंढ क्या रहे हैं। क्या हर तरह की जानकारी के लिए एक तरह का वॉक सही है? बेहतरीन सवाल, और यही वो सोच है जिसने नोड टू वेक को जन्म दिया। नोड टू वेक? हाँ, नोड टू वेक कहता है कि एक नेटवर्क में समानता के कम से कम दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं, और हमें दोनों को समझने की जरूरत है। दो अलग मतलब? ये दिलचस्प है। पहला क्या है? पहला है होमोफिली। ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब हम सब अपनी जिंदगी में देखते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं? हाँ, जो लोग एक ही कम्युनिटी, एक ही कॉलेज या एक ही ऑफिस के डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, वे आपस में ज्यादा जुड़े होते हैं। तो इस तरह की समानता को खोजने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से में गहराई से छानबीन करनी पड़ती है। आसपास के पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। ये कुछ ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी BFS जैसा है। ठीक है, और दूसरी तरह की समानता क्या है? दूसरी है स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस। स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस? इसका मतलब है वे लोग जिनकी नेटवर्क में भूमिका या बनावट एक जैसी है, भले ही वे एक दूसरे को जानते भी ना हो और बिल्कुल अलग अलग कम्युनिटी में हो। कोई उदाहरण? जैसे एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, वे शायद कभी ना मिले, लेकिन कंपनी के स्ट्रक्चर में उनकी भूमिका एक जैसी है। या
दो अलग-अलग दोस्त ग्रुप के लीडर। बिल्कुल। इस तरह की समानता को पहचानने के लिए हमें नेटवर्क में दूर दूर तक सफर करना पड़ता है, जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च या डीएफएस जैसा है। ये तो बहुत शक्तिशाली आइडिया है। एक ही नेटवर्क को देखने के दो अलग-अलग नजरिए। लेकिन नोड2वेक इन दोनों बिल्कुल अलग तरह की खोजों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? वो कैसे तय करता है कि उसे आसपास रहना है या दूर निकल जाना है? ये दो बहुत ही चालाक पैरामीटर्स के जरिए होता है, P और Q। इन्हें आप अपनी खोज के लिए दो नॉब्स की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, P और Q। हाँ, मान लीजिए आप नोड T से चलकर V पर आए हैं। अब V से आगे कहाँ जाएं? पैरामीटर P तय करता है कि आप कितनी संभावना से वापस T पर लौटेंगे। अगर आप P को ऊंचा सेट करते हैं तो आप तुरंत वापस लौटने से बचेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। और Q का क्या काम है? Q ये तय करता है कि आप अपने पिछले नोड T के करीब रहेंगे या उससे दूर के पड़ोसियों को एक्सप्लोर करेंगे। और इसका क्या असर होता है? अगर Q का मान 1 से ज्यादा है तो वॉक T के करीब ही रहेगा, यानी लोकल पड़ोसियों को दिखेगा। ये BFS जैसा है और हमें स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस ढूंढने में मदद करता है। और अगर Q कम हो तो? अगर Q का मान 1 से कम है तो वॉक दूर के नोड्स की तरफ जाने को प्राथमिकता देगा। ये DFS जैसा है, जिससे हमें होमोफिली यानी कम्युनिटीज को खोजने में मदद मिलती है। अरे वाह! तो ये लचीलापन ही इसे डीप वॉक से ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से वॉक को ट्यून कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे मशीनों को शब्दों का मतलब सिखाने से शुरू हुआ एक सफर सोशल नेटवर्क्स की जटिल सामाजिक संरचना को समझने तक पहुंच गया। हाँ, वर्ड2वेक ने हमें सिखाया कि संदर्भ ही सब कुछ है। हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स ने उसे तेज बनाया। डीप वॉक ने उसी आइडिया को नेटवर्क पर लागू किया। और नोड2वेक ने उसे और भी ज्यादा समझदार और लचीला बना दिया। और इन सभी तकनीकों के दिल में एक ही मूल विचार है। किसी भी चीज का मतलब, चाहे वो एक शब्द हो, एक व्यक्ति हो या ऑनलाइन खरीदा जाने वाला कोई प्रोडक्ट, अकेले में नहीं होता। उसका असली मतलब उसके आसपास की दूसरी चीजों के साथ उसके रिश्ते से तय होता है। हाँ, ये एक गहरा विचार है जो भाषा विज्ञान और नेटवर्क साइंस को एक साथ लाता है और मॉडर्न एआई की नींव रखता है। आज अमेज़न के रिकमेंडेशन से लेकर नई दवाओं की खोज तक हर जगह ये एम्बेडिंग्स ही काम कर रही हैं। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे मशीनें डेटा से चीजों के बीच के रिश्ते सीख सकती हैं। राजा और रानी के बीच का रिश्ता या एक सोशल नेटवर्क में दो लोगों के बीच का रिश्ता। लेकिन क्या ये रिश्ता सीखना सच में समझने जैसा है? ये एम्बेडिंग्स दुनिया के बहुत शक्तिशाली सांख्यिकीय नक्शे हैं, पर क्या वे कभी उस नक्शे के पीछे की वजह यानी क्यों को समझ सकते हैं? उस एआई का भविष्य क्या होगा जिसे सिर्फ ये ना पता हो कि वाक्य में अगला शब्द क्या है, बल्कि ये भी पता हो कि वो वहां क्यों होना चाहिए? सोचिएगा जरूर।